the figure represent the momentum time curve for a particle moving along x-axis under the influence of the force. Identify the region on the graph where the magnitude of force is maximum and minimum. समरी ये है कि एक पीटी ग्राफ गिवन है और हमें बताना है कहाँ पे फोर्स मैक्सिमम होगा और कहाँ पे मिनिमम होगा। तो थ्योरी पहले डिस्कस कर लेते हैं। जो अगर पीटी ग्राफ गिवन हो तो हम उसका स्लोप निकालते हैं, तो स्लोप से आ जाता है फोर्स। अब यहाँ पर हम स्लोप निकालेंगे यहाँ पे और यहाँ पे और यहाँ पे। हालांकि दूर से ही देखने पे लग रहा है, बट फिर भी अगर आप चाहो तो यहाँ पर मार्किंग कर सकते हो, लाइक P1 ओवर हियर एंड P2 ओवर हियर एंड P3 ओवर हियर। आपको यहाँ पर पार्ट 1 में स्लोप निकालना है। तो पार्ट 1 में जो स्लोप होगा उसको निकालने के लिए हम पॉइंट ए से पॉइंट बी तक आएंगे। पहले अलोंग द एक्स एक्सिस, देन अलोंग द वाई एक्सिस। तो परपेंडिकुलर और बेस ये आपको दिखाई दे जाएगा। परपेंडिकुलर की जो वैल्यू होगी दैट विल बी P2 माइनस P1 और बेस की जो वैल्यू है ये यहाँ पे लिखी हुई है T1। तो आपका यहाँ पे जो स्लोप आएगा दैट विल बी P2 माइनस P1 डिवाइडेड बाई T1। ये पहले पार्ट का स्लोप हो गया, यानी कि पहले पार्ट का ये फोर्स हो गया। फिर इसके बाद नेक्स्ट वाले में बात करेंगे हम, मतलब पॉइंट हम ए से पॉइंट बी सीधा नहीं जाएंगे, पहले अलोंग द एक्स एक्सिस जाएंगे, फिर अलोंग द वाई एक्सिस। तो आपको पी और बी दिख जाएगा। यहाँ पे जो परपेंडिकुलर होगा दैट विल बी P3 माइनस P2 और जो बेस होगा दैट विल बी T2 एंड माइनस T1। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट पार्ट में स्लोप आएगा दैट विल बी P3 माइनस P2 एंड डिवाइडेड बाई T2 माइनस T1। ना तीसरे वाले पार्ट में हम बात करेंगे, मैग्नीट्यूड में बात करनी है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकालनी है। एग्जैक्ट वैल्यू तो यहाँ पर माइनस में होगी क्योंकि लाइन का स्लोप आपको दिख रहा होगा नेगेटिव है, बट हम यहाँ पर ओनली मैग्नीट्यूड की बात करेंगे। तो हम यहाँ पर बी पॉइंट से ए पॉइंट से बी पॉइंट तक सीधा नहीं जाएंगे, पहले अलोंग दी सपोज वाई एक्सिस जाएंगे, देन अलोंग द एक्स एक्सिस जाएंगे। तो आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल में पी और बी दिख जाएगा। पी की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, यहाँ पे P3 है, यहाँ पे 0 है, तो ये आपका P3 हो गया। और जो बेस आएगा दैट विल बी T3 माइनस T2। यू कैन राइट ओवर हियर T3 माइनस T2। तो M हियर विल बी P3 डिवाइडेड बाई T3 माइनस T2। नाउ क्वेश्चन में ऐसा इन्होंने कहा है कि T3 माइनस T2 यानी कि ये वाला जो फैक्टर है ये T1 की तुलना में काफ़ी कम है। यहाँ पर देख के भी समझ आ रहा था कि ये आपका जो फैक्टर है ये लेस है, ड्यू टू दैट जो ओवरऑल अब M की वैल्यू आएगी, या यू कैन से फोर्स इन पार्ट C, ये आपका मोर आएगा। ठीक है। बाकी अगर हम बात करें बीच वाले सेक्शन में, अभी ये कंपैरिजन हो गया है C का और A का। तो C और A में तो समझ में आ गया कि C में जो वैल्यू होगी वो A की तुलना में ज़्यादा होगी। नाउ अगर हम A और B की बात करें, ग्राफ से ही देख के समझ में आ रहा है कि अगर ये वाली लाइन सीधा ऐसे जाती तो यहाँ पर जो इसका स्लोप होता ये वाला, ये स्लोप इसके बराबर होता, लेकिन यहाँ पर लाइन ऐसे नहीं गई, ये कुछ एंगल अलोंग द एक्स एक्सिस रोटेट हो गई है और अब ये जो लाइन है ये आपकी ऐसे गई है। तो जब ये लाइन कुछ कम एंगल बना के जा रही है तो उसकी वजह से क्या होगा, स्लोप कम हो जाएगा। इससे ये प्रूफ हो गया कि बी पार्ट का जो स्लोप होगा वो ए पार्ट से कम होगा। तो बी और ए में आप कह रहे हो कि बी जो है ए से कम है, सी और ए में कह रहे हो सी ज़्यादा है, ए कम है। तो ओवरऑल हायरार्की बना लें अगर, तो पहले बी और ए में बात हो रही है तो बी
ये पहले लिखा जाएगा, ए ये बाद में लिखा जाएगा क्योंकि बी लेस देन ए है। फिर हम इस इनइक्वालिटी को इनकॉर्पोरेट करेंगे जहाँ पे कहा गया है कि सी जो है वो ए से ज़्यादा है। इसका मतलब ये अगर ए है तो सी इसके आगे बनेगा, यहाँ पर सी आ जाएगा। नाउ पैटर्न क्लियर हो गया है कि बी, ए और सी में जो बी है वो सबसे कम है, ए जो है वो सबसे ज़्यादा है। नाउ आंसर की तरफ आ जाइए। यहाँ पर पूछा है कि पहले मैक्सिमम बताओ स्लोप या फोर्स कहाँ पर होगा। ये सी पर होगा, यानी कि मैक्स के करस्पॉन्डिंग आंसर सी आ जाएगा। फिर पूछा है मिन के करस्पॉन्डिंग, ये आपका बी आ जाएगा। तो सी एंड बी, ऑप्शन सी यहाँ पे फाइनली करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा।